हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स के मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में। आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो पीवाईक्यू और कंप्लीट वन लाइनर नोट्स होगा आपका आधुनिक भारत के इतिहास से। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे किस तरीके से हमारा आज का पूरा एक क्लास रन करेगा, इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा। तो आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, उसमें जो जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स के जो भी पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो सारे इसमें आपको कवर अप हैं। पहले में हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा क्योंकि इसके जो बहुत टू द पॉइंट कंक्रीट पॉइंट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैं। उसी तरीके से ऑनलाइनर आपको मिलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ठीक है, क्षेत्रीय राज्य मैसूर और पंजाब को देखेंगे। गवर्नर जनरल और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उसके साथ साथ दो चार पॉइंट और हैं जो देखेंगे। 1857 क्रांति, जन आंदोलन, जिसमें आप देखेंगे सामाजिक आंदोलन, किसान आंदोलन, इस सारे आंदोलन आपको उसमें मिल जाएंगे, है ना। और उसके साथ साथ आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और कांग्रेस से पूर्व जो स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं, इतने सारे पॉइंट्स को हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं। तो इन सब का कंप्लीट आप क्लास लीजिए और इसका नोट्स, ठीक है, अच्छे से बना लीजिएगा। और नहीं बना पा रहे हैं नोट तो उसके लिए क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और ये यूपी स्पेशल की कंप्लीट एक विशेष क्लास आ गई है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप जरूर बता दीजिएगा। वन एक स्पेशल थिंग जो आपको बता दें कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए साथियों आपको कंप्लीट प्रैक्टिस बैच टेलीग्राम पे स्टार्ट हो गया है, जहां से आप करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच भी है, तो उसको आप फटाफट से ज्वाइन कीजिए और वहाँ से अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए और प्रैक्टिस करके आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पीसीएस और देखेंगे आरओ के लिए और भी जो भी एग्ज़ाम्स है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, इसको सेगमेंट वाइज करेंगे और यहाँ से वन बाय वन करके सारी चीज़ों को देखेंगे। पहला इसमें टॉपिक है हमारा कि मुग़ल साम्राज्य का पतन और यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे हुए हैं उन सारे प्रश्नों को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला इसमें पूछा गया है जो प्रश्न था वो ये है कि भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी फैक्ट्री, ठीक है। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर होगा कि पौंडीचेरी में, ठीक है। कहाँ पे? पौंडीचेरी में स्थापित की गई थी। भारत आने वाला जो यात्री है पुर्तगाल देश का, वो नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसा यात्री है पीटर मुंडी, ये क्या है, ये पुर्तगाल से आने वाला नहीं है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है कि ये जो क्वेश्चन पूछा होगा वो उसमें इस तरीके से रहा होगा कि चार ऑप्शन दिया होगा, उसमें से नहीं वाला पूछा तो पीटर मुंडी इसमें राइट ऑप्शन था। बाकी जो तीन दिया होगा वहाँ पे क्या होगा कि वो पुर्तगाली होंगे। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था। कहाँ बनाया था? तो कोचीन में। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे इसको कि 1503 में पुर्तगालियों ने भारत अपना पहला किला कहाँ बनाया? तो कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में बनाया था अपना भारत में पहला किला, देखेंगे। अगला पॉइंट है साथियों, देखेंगे सुप्रसिद्ध उर्दू शायर जो है मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ पर था। तो इनका मूल निवास देखेंगे कहाँ पर है, आगरा में, ठीक है। कहाँ पे? आगरा में। उर्दू के मशहूर शायर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब, और इनका अगर हम बात करें निवास स्थान तो कहाँ पर है, आगरा में। बंगाल की फैक्ट्रियों में, अगला पॉइंट है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो वो कौन सी फैक्ट्री थी? तो देखेंगे यहाँ पे हुगली, ठीक है। हुगली फैक्ट्री जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। उस शासक का नाम बताना है जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में क्या किया, स्वागत किया। तो ये शासक कौन थे? जमोरिन थे, ठीक है। कौन है? जमोरिन नाम था इनका, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों कि यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था वो थे पुर्तगाली। ये जो यूरोपीय हैं, ठीक है, इसमें जिसमें खास करके पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली, उसके बाद से फ्रेंच, है ना, फ्रेंच, डेनिश, फिर ब्रिटिश, ये जो है कि 4-5 जो है इनका क्या होता है, क्रम भी हमें ध्यान रखना होता है। क्या होता है? क्रम भी हमें ध्यान रखना होता है, किस तरीके से आई कंपनियां और किस तरीके से अपना वो करके गई। हालांकि ये एक सेशन ऐसा है जो पीवाईक्यू में है, तो यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स आए हैं उस सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास है जमोरिन तक हमने देखा। उसके बाद से यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापार संबंध स्थापित किया, पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है साथियों? तो आप देखेंगे अल्बुकर्क को, ठीक है। अल्बुकर्क को माना जाता है भारत में जो शक्ति है किसकी, पुर्तगाली शक्ति, इसका वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है।
अगला पॉइंट है कि भारत में जो है मुद्रालय यानी जो है का छापने वाली उसको बनाने का श्रेय किसका आता है? पुर्तगालियों को। ठीक है, पुर्तगालियों को जाता है इसका श्रेय। अगला पॉइंट है साथियों कि भारत डच जो है उनके द्वारा स्थापित कारखाना था बंगाल में, जो डचों द्वारा कौन सा कारखाना स्थापित था? तो चिंसुरा। ठीक है, चिंसुरा जो कारखाना क्या है ये आप देखेंगे कि किसके द्वारा? बंगाल में डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट है वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, तो वो शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय था ये। ठीक है, जिसने क्या किया था आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया? दीवानी प्रदान की थी। उसके बाद से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो हुआ था आप देखेंगे लुई 14वां। ठीक है, लुई 14वां के कार्यकाल में ये सारी चीज़ें हुई थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्थापना हुई लुई 14वां के काल में। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। ठीक है, अकबर जो है उस समय भारत का यहाँ शासक था, जब वहाँ पे कहाँ पे? लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ब्रिटिश कंपनियों में से किससे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो लीवेंट कंपनी। किसको? लीवेंट कंपनी को यहाँ पे प्राप्त हुआ था सबसे पहला अधिकार, क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए यहाँ पे प्राप्त हुआ था। असम में देखेंगे सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना कौन करता है? तो 1839 ईस्वी में होता है। ठीक है, असम में कहाँ पे सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कहाँ होती है? तो असम में होती है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि काला जो इनका कालानुक्रम है इनके हिसाब से घटनाओं को अरेंज करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे है पंजाब का विलय, उसके बाद सिक्किम का विलय, फिर बर्मा का विलय, झांसी का विलय। ठीक है, तो इतने सारे क्या है इनका ये एक क्रम है। ठीक है, कौन सा क्रम? इनका जो घटना हुई इस तरीके से इनका एक क्रम है अपने आप में, तो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होता है। अगला पॉइंट है भारत की स्वतंत्रता पूर्व गोवा में आधिपत्य किसका था? तो पुर्तगाली शासनों का। ये पुर्तगाली जो है गोवा में स्वतंत्रता के बाद से गोवा को छोड़ के जाते हैं, तब तक ये क्या करते हैं? गोवा पे अपना अधिकार बनाए रहते हैं। ठीक है, गोवा पे अपना अधिकार इनका बना रहता है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट अगले टॉपिक पर हम लोग आ गए। अगला टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिएगा। स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल, इतने से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो गए ये जो स्वायत्त राज्य थे, आप देख पा रहे हैं कि अवध, मैसूर, पंजाब, यहाँ से जो बने थे इनका देख लेते हैं। तो राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना की थी, तो कहाँ पे? लाहौर में। राजा रणजीत सिंह क्या किए थे? अदालत आला की स्थापना किए थे, कहाँ पे? लाहौर में। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, कौन सा? ये बंगाल का अंतिम सूबेदार था, किसके द्वारा नियुक्त? मुगल बादशाह के द्वारा ये नियुक्त किया हुआ अंतिम सूबेदार था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किसको? लाहना को। किसको? लाहना को इन्होंने घोषित किया था। और द्वितीय मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था कब? मंगलोर की संधि से। ये मंगलोर वाली संधि पे एक पॉइंट आपको बता दें, मैसूर युद्ध से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हैम हैस। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम 3 संधियाँ हुई थी। ठीक है, किसमें? ये मैसूर वॉर में। ये सेकंड में है, ये फर्स्ट में है, ये थर्ड में। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। और किसके किसके टाइम पे हुआ ये भी हमें ध्यान रखना होता है। अगला पॉइंट है कि प्रथम आंग्ल मैसूर जो है 1767 में हुआ, तो उसमें विजयी कौन हुआ था? तो हैदर अली हुआ था। ठीक है, हैदर अली विजयी हुए थे। और यहाँ पे क्या हुआ था आप देखेंगे कि अंग्रेजों की यहाँ पे सर्वप्रथम क्या हुई थी? हार हुई थी। अगला है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो फौलीपुर में। कहाँ पे? फौलीपुर में टीपू सुल्तान ने इनको हराया था। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, वो है B.E. रॉबर्ट्स। B.E. रॉबर्ट्स हैं, इस बात का खंडन करते हैं कि जो टीपू सुल्तान है वो एक क्या था? कट्टरपंथी था, इस बात को वो नहीं मानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल में तृतीय आंग्लो मैसूर के से संबंध किसका है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। थर्ड बैटल ऑफ मैसूर जो है, ठीक है, आंग्लो मैसूर का युद्ध में ये कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, बंगाल के गवर्नर जनरल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी दे दी। यह कथन किसका था? तो महाराजा रणजीत सिंह का। किसका? महाराजा रणजीत सिंह का ये कथन था। अगला पॉइंट रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो श्रीनगर उनके राज्य में भी सम्मिलित था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे साथियों
कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो महाराजा दलीप सिंह थे, जिनको क्या किया गया, बाद में प्रिजनर बना के इंग्लैंड भेज दिया गया था। अगला पॉइंट है कि सिख राज्य का अंतिम शासक, ठीक है, दलीप सिंह, वही वाला पॉइंट। और कुछ इंपॉर्टेंट सूची है जिसको मिलान करना है, ये महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ संधि हुई है, एक तरफ उसका वर्ष है, ये ऑलरेडी मिलान हुआ है इसका, ठीक है। मिलान है इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि आप देखेंगे 1769, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ संधियाँ हैं जो आप कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है इन सारे संधियों को, ठीक है। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की 1784, सालबाई जो है 1782 और मद्रास की 1769, ठीक है। 1769 वाला ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखेंगे कि आंग्ल मराठा, ठीक है, आंग्ल मराठा, उसमें आपको कई सारे पॉइंट देखने हैं। जैसे आंग्ल के साथ अगर आप देखेंगे, आंग्ल के साथ तो आंग्ल मैसूर, ठीक है, आंग्ल मराठा, ठीक है, आंग्ल अफगान, इंडो बर्मा वाला जो है वो, तो ये सारे की जो है इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करके अभी सारे आएंगे, उसको देखते जाएंगे। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हैं, तो पैरवी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था, तो अजमुल्ला खान गए थे, अजमुल्ला खान गए थे कि वो जो पेंशन इनको दे दिया जाए। सुमिलित करना, एक तरफ युद्ध दिया, एक तरफ वर्ष दिया हुआ, ये देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो देखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780-84 और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का है 1803 से 1805, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। ये कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कंप्लीट कर लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डेट्स को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे कि बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का क्या नाम था, तो नाना साहेब, ठीक है, नाम याद रखिएगा। बाजीराव पेशवा के क्या थे, दत्तक पुत्र थे। सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में, तो प्लासी के युद्ध में, आप देखेंगे ये परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। कौन, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव से परास्त हुआ था। 19वीं शताब्दी में भारत को विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, ठीक है, ये रूस से, ठीक है, रूस को उसका एक्सटेंशन ना हो, इस वजह से यहाँ पे क्या था, इसका संबंध इस तरीके से था एंग्लो अफगान संबंध के लिए। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बिहार, बंगाल और उसका दीवानी दे दिया गया था, तो लॉर्ड क्लाइव, इसके द्वारा लॉर्ड क्लाइव के उसमें कार्यकाल में इसको दिया गया है। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित की थी, तो मीर कासिम ने, ठीक है, मीर कासिम ने क्या किया, अपनी राजधानी को जो है मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिए, मुंगेर। मीर कासिम का नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट है साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, ठीक है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है, जे.बी. मैकॉले। वह स्थान जहाँ पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, तो वो जगह कौन सी है, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद है जगह, ध्यान रखेंगे, ठीक, जहाँ पर मीर जाफर को क्या किया गया, मुर्शिदाबाद में राजगद्दी दी गई। अगला पॉइंट है कि कंपनी की देसी राज्यों के प्रति नीतियाँ, तो जो कंपनी है उसका देसी राज्यों के प्रति क्या नीति थी, उस नीति को देखते हैं। एक दो और इसमें पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन, तो देखिएगा। महाराजा दलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किया था, तो 29 मार्च 1849 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। और विलय का सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी का लाया हुआ था, हड़प का नीति के तहत राज्यों का विलय का क्रम क्या था, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे सतारा को लिया गया, फिर बघाट, उदयपुर और झांसी। सतारा आपका लगभग 1848 से स्टार्ट होता है, इसी तरीके से झांसी भी अंत तक आके इसमें क्या होता है, इसका विलय हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हड़प की नीति है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, विलय का सिद्धांत, और इसी क्रम में इनको क्या कहता है, उसमें विलय कर लिया जाता है। अगला पॉइंट है साथियों कि डलहौजी से पहले हड़प की नीति को लागू कर दिया था, तो मांडवी, ठीक है, हड़प की नीति को कहाँ लागू किया गया था, कोलाबा और जालौर और सूरत में इसको लागू कर चुका था। उत्तर पश्चिम प्रांत में अगर हम बात करें अवध का एकीकरण कैसे हुआ, तो अवध का एकीकरण को लेकर देखा 1877 में क्या हुआ, अवध का एकीकरण हुआ। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो किसने, इंदौर के होलकर राज्य ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सहायक संधि जो है उसको स्वीकार नहीं किया था। अगला पॉइंट है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को गद्दी से उतार दिया, तो किसने, 1856 में इनको क्या कर दिया था, अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से क्या किया, हटा दिया था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें, कुशासन का आधार पर इन्होंने अवध का विलय कर लिया था 1856 में, कि मॉल एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है,
ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने गद्दी से हटा दिया। रिंग ऑफेंस की नीति से किसका नाम जुड़ा, तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो है रिंग ऑफेंस की नीति से ये पर्टिकुलरली जुड़े हुए हैं। क्लियर है। उसके बाद से देखते हैं ब्रिटिश राज्य कालीन में कौन कौन से सुधार हुए हैं, उसको देखिएगा। सुधार में अगर हम बात करें ब्रिटिश कालीन, तो न्यायिक सुधार कौन कौन से सोशल जो जुडिशियल रेवेन्यू संबंधित सुधार हुए हैं। तो धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम पारित किया गया था कब, 1890 में। कब पारित किया गया इसको, 1890 में। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब पारित किया गया, तो देखेंगे 1890 ईस्वी में। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी कब, भारत सरकार अधिनियम 1919 से। सूची एक तरफ कोड दिया, एक तरफ लागू होने का वर्ष है, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859, ठीक है। उसके बाद से इंडियन पीनल कोड 1860, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 और पुलिस एक्ट 1861। अब हालांकि करंट अफेयर में आप इसको पढ़ते हैं कि इन तीनों धाराओं क्या कर दिया गया, तीनों कोड को बदल दिया गया, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता करके इसी तरह के 3 अलग अलग नाम करके करंट अफेयर में हमने सारा बताया हुआ है, तो ये सारे नाम बदल दिए गए हैं, ठीक है। डेट के साथ याद रखिएगा, फर्दर पूछे जा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस बार। अगला पॉइंट है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, उत्तरार्ध में प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, तो दरोगा। और अगला पॉइंट है मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार उपयोग किसने किया भारतवर्ष में, तो विलियम हर्शेल ने। किसने, विलियम हर्शेल जो है ये किया था इस चीज़ का प्रयोग, किससे, मनुष्य की पहचान के लिए उंगलियों का निशान दुनिया भर में पहला प्रयोग किया था। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है, तो कानून के संग्रह से लॉर्ड मैकाले का संबंध देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद से ब्रिटिश शासन का जो भारत के आर्थिक प्रभाव पड़ा, वो क्या क्या भारत पर आर्थिक प्रभाव पड़ा, अगला टॉपिक है, देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, भारत दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया, एस्ट्रेसी आयोग, ठीक है। एस्ट्रेसी आयोग के द्वारा इसको किया गया। अगला पॉइंट है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी, तो सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, ये सब चीज़ें क्या थी, अफीम वगैरह उस समय निर्यात होती थी। अगला पॉइंट है 1918 में भारतीय उद्योग के सदस्य के रूप में किससे अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की, ठीक है, 1918 में, ठीक है। तो M.R. जयकर ने, किसने, M.R. जयकर ने किया। अगला पॉइंट है 20वीं शताब्दी कारा में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना कौन थी, तो रूस जापान युद्ध था। कौन सा, रूस जापान युद्ध था। अगला है भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के उत्तरदायी कारण नहीं था, तो भारत में राजनीतिक विविधता, ये क्या था, भारत के आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो ये जो है ICS की परीक्षा में इंडियन सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण होने वाले क्या थे, पहले भारतीय थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्लियर है। यहाँ सब नेक्स्ट देखेंगे कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने हैं उसको देखते हैं साथियों। पहला पॉइंट है, कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता थे, कौन थे, तो कुंवर सिंह, ठीक है। बिहार की जब भी बात आती है तो 1857 की क्रांति को लेके तो पहला नाम जो आता है वो आता है कुंवर सिंह का, ठीक है। कुंवर सिंह ये जो है बिहार से मुख्य रूप से आगे थे। घटनाओं का सही क्रम और सही कालानुक्रम लगाना है, इसमें दिया हुआ है दांडी यात्रा, ठीक, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और पूना समझौता। ये जो है आप देखेंगे इतिहास की कुछ घटनाएं हैं जिसमें दांडी यात्रा का चलना, ठीक है, गांधी इरविन समझौता, उसके बाद सांप्रदायिक घोषणा, उसके बाद से पूना समझौता। तो इस तरीके से ये ईयर वाइज आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, इन घटनाओं का काल क्रम है। अगला पॉइंट देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था, तो BD सावरकर ने, ठीक है। BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह के बारे में क्या एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। इन्होंने इसको जो है भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ठीक है। ये पहले इकलौते थे जिन्होंने इस विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, किसने, BD सावरकर ने। BD सावरकर से एक पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा कि एक पूछता है मित्र मेला, ठीक है। मित्र मेला और अभिनव भारत, ये संगठन जो दो है, अभिनव भारत और मित्र मेला, किसके उसमें संगठन हुआ था, तो BD सावरकर के इस द्वारा ही ये दोनों संस्थान संगठन हुए थे। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद ने पढ़कर सुनाया था, तो किसने, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने ये पढ़ के सुनाया था।
1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उस टाइम पे कौन था? जो था लॉर्ड कैनिंग ही उस समय था। तो जो भी उस 1857-58 के आसपास घटना है वो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि मंगल पांडे विप्लव जुड़े हैं। ठीक है, मंगल पांडे विप्लव किससे जुड़े हैं? तो बैरकपुर से। ठीक है, मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। ठीक है, इनके बारे में पॉइंट ध्यान रखिए, बैरकपुर छावनी से संबंधित है। अगला पॉइंट है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है ये क्या थे? नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। कौन? तात्या टोपे। अगला पॉइंट 1857 के बरेली विद्रोह से नेता कौन था? बरेली जो वहाँ को लीड किया तो एक खान बहादुर। ठीक है, खान बहादुर थे बरेली से, याद रखिएगा। और इसमें डिफरेंट जगह से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, इसमें नाम बता दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि इलाहाबाद से, ठीक है, लखनऊ से, है ना, इलाहाबाद लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया उत्तर प्रदेश से, ठीक है, गोरखपुर हो गया। इन जगहों से जो कौन कौन था आगे, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी, ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? ठीक है, तो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, कौन थे? लियाकत अली थे। कानपुर में आप देखेंगे नाना साहब थे कानपुर से। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो वाराणसी। ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका जन्मस्थली कहाँ है? तो आप देखेंगे कहाँ पर है ये? वाराणसी में है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरा उत्तराधिकारी को गोद लेने के लिए और इस बात के लिए किसने आगे करके लड़ाई लड़ी थी? तो इस पर क्या था? पुनः स्थापित किया गया 1858 की जो महारानी का घोषणा पत्र था, उसमें से घोषणा करके बता दिया गया कि हाँ चलिए ये चीज़ को अब एक्सेप्ट किया जाता है। अगला पॉइंट है कि 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात कितना था? तो 1:5 का अनुपात था। बाद में इस रेशियो को क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम में जो केंद्र में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने किससे अधिकृत किया? तो दिल्ली को। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने किसको अधिकृत कर लिया था? तो दिल्ली को। हम देखेंगे कि दिल्ली को सबसे पहले अंग्रेज क्या करते हैं? यहाँ पर अधिकृत करते हैं। अगला पॉइंट है कि असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था असम से? तो दीवान मनीराम दत्त। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, असम से कौन थे 1857 की क्रांति में? तो दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो अवध से। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1857 की क्रांति में जो भाग लेने वाले सिपाही थे उसमें सर्वाधिक सिपाही कहाँ से थे? तो अपने अवध उत्तर प्रदेश से थे। भारतीय भाषा में अगर हम बात करें 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये प्रथम भारतीयों में थे कौन? सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान थे जो भारत के विप्लव कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला पॉइंट देखेंगे कि वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, ये 3 चीज़ों की स्थापना होती थी विश्वविद्यालय की। तो ये 1857 में जो शिक्षा के क्षेत्र में ये 3 घटनाएं थीं, जिसमें आप देखते हैं कि कलकत्ता, ठीक है, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल कहा था? किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका है? तो आप देखेंगे जेम्स आउट्रम का। ठीक है, जेम्स आउट्रम जो है इसका ये स्टेटमेंट था कि 1857 की क्रांति जो है वो कोई विद्रोह नहीं है। ठीक है, ना ही कुछ इस तरीके का कोई स्वतंत्रता की लड़ाई, ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। ठीक है, तो इसको कहा था जेम्स आउट्रम ने। अगला पॉइंट है कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। 1857 की इस घटना के बारे में कथन किसका है? तो फैशन सेन का। किसका है? फैशन सेन का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अब अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास जनजातीय विद्रोह। ठीक है, क्या आ गया? अगला पॉइंट आ गया है साथियों कि जनजातीय विद्रोह। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जनजातीय विद्रोह के बारे में इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। तो 1829 में अंग्रेज़ों द्वारा जो उसके अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी जनजाति 1829 में। ठीक है, तो तिरोत सिंह ने। किसने? तिरोत सिंह ने किया था। इससे जो प्रश्न बनते हैं यहाँ से जनजातीय समूह से जनरली जो बनते हैं वो क्या बनते हैं कि मैच करने के लिए, मिलान करने वाले प्रश्न बनते हैं सूची 1 सूची 2 से, जिसमें ईयर पूछ लेगा या फिर कौन किसके नेतृत्व में चला था, ये चीज़ें पूछ लेता है।
तो अगला पॉइंट वही दिया हुआ है यहाँ पे सुमेलन के लिए, सूची 1 दिया, सूची 2 दिया, यहाँ पे सब सुमेलित है पहले से ही। चेरो विद्रोह की बात करेंगे तो 1770 से 1771 के बीच में चला। क्वी आंदोलन 1826 से 49। कोल विद्रोह की बात करेंगे तो 1831 से 39। संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1855 से 56। साथ ही एक चीज़ बताऊँ कि एक सीरीज है यहाँ पे बूस्टर सीरीज करके, ठीक है, बूस्टर सीरीज करके एक सीरीज चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PYQ के जो शॉर्ट नोट्स हैं और टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स हैं उसमें कवर कराया जाता है, तो आप ध्यान से उस सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसमें सारे पॉइंट्स आपको कवर अप मिलेंगे। तो हमने देखा चेरो विद्रोह 1770, टूकी आंदोलन 1826, कोल विद्रोह 1831, संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें 1855-56। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य विद्रोह के बारे में देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कि मोपला विद्रोह। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोपला विद्रोह के बारे में देखिए, ये कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ और ये मालाबार में हुआ था। कहाँ पे? मालाबार में हुआ था मोपला विद्रोह, मालाबार, इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है साथियों, कह रहा है कि सन्यासी विद्रोह भड़काने का स्थल कहाँ था? जो भड़का सन्यासी विद्रोह वो स्थल कौन सा था? बंगाल में सन्यासी विद्रोह स्टार्ट हुआ था। मुंडा बगावत का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। और बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो रांची सिंहभूमि वाला रीजन जो है इनके कार्यक्षेत्र में आता है। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों, कोलीय विद्रोह लोगों से संबंधित था, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर। वेली थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो केरल से। कहाँ से? केरल से इन्होंने नेतृत्व किया था, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, कहाँ से? केरल से। जियातरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था कहाँ से? मणिपुर से। और सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, स्टार्ट हुआ? तो बंगाल में। ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सूची दिया हुआ है, सूची 1 2 आंदोलन और इनका वर्ष देना है, इससे मिलान करना है, तो इसे ध्यान रखना है। पहला पवना, तो 1873 से 1885 के बीच में होता है ये। उसके बाद से एक आंदोलन है, देखेंगे एक आंदोलन 1922। संथाल आंदोलन की बात करें 1855-56। ताना भगत की बात करेंगे 1924। तो ये क्या है? कुछ प्रमुख आंदोलन है जो बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं, इन सब का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे आंदोलन आप एक शॉर्ट नोट्स बना के एक जगह नोट कर लेंगे। और इसके साथ साथ जो इसके प्रमुख नेता रहे हैं, ठीक है, प्रमुख नेता रहे हैं, वो आपका होमवर्क है, उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। वहाँ से एक एस्पेक्ट से प्रश्न बनता है, उसी में आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब कौन सा अगला चैप्टर आ गया है। अगला चैप्टर अगर हम देखेंगे तो आ गया है प्रारंभिक नागरिक, ठीक है, कृषक विद्रोह। ठीक है, ये क्या है? नागरिक और कृषक विद्रोह है। इसमें क्या क्या चीज़ें है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें जो प्रारंभ से स्टार्ट हुआ, ठीक, कृषक आंदोलन और अन्य जो आंदोलन है, नागरिक और कृषक आंदोलन, ये नागरिक आंदोलन पे UP PCS मेंस में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, जो हमने मेंस वाले सेशन की जब क्लास लिया था उसमें इसे हमने कराया था। आइए यहाँ अगला पॉइंट देखेंगे, कौन सा पॉइंट है? पहला, भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है किसको? नारायण मेघजी लोखंडे को। ठीक है, किसको? नारायण मेघजी लोखंडे को जो है भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का क्या किया था? श्रेय दिया जाता है। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिनी को का अर्थ क्या है? ये जो है राजमहल पहाड़ी के पास की ज़मीन। ठीक है, क्या है? राजमहल जो पहाड़ियाँ हैं उसके पास की ज़मीन को क्या कहा जाता है? दामिनी को। ठीक है, संथाल विद्रोह के एसेंस में इस बात को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कुछ सुमेलित करने वाला, फिर से इसमें भी इसी तरीके का प्रश्न। रंपा विद्रोह, ठीक है, 1879-80। ठीक है, पवना विद्रोह 1873-76। बील बंगाल का जो नील विद्रोह है 1859-60। जयंती आंदोलन की बात करेंगे 1860-63। ये जो है इतने इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो अगला जो भी आपका प्रश्न बनेगा इन्हीं से कोई ऑप्शन लेके बनेगा और इसी में से घुमा फिरा के बनेगा। तो ये आस्पेक्ट्स आपको एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रंपा विद्रोह की फिर से अगर बात करें तो क्या होगा? ठीक है, 879। पवना विद्रोह 73 से 76। बंगाल का ये सारे 1800 के आसपास की हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको ये डेट आपको याद रखना है क्या 1800 के आसपास में कब से कब ये हुआ है। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था किनको? जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा थी किसको चुना गया था? NG रंगा को। किसको? NG रंगा को चुना गया। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वो था मालवा। कौन सा रीजन था वो रीजन था आपका, देखेंगे, मालवा। क्लियर है। उसके बाद से गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ पे था? तो कोल्हापुर में। 1924 का जो बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन था 1924 में, कहाँ हुआ? बंगाल का
ये किसके विरुद्ध था? तो देखेंगे मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। उस समय मंदिरों में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उसके अगेंस्ट ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। कौन सा? तारकेश्वर आंदोलन। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो बंगाल में स्टार्ट हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था, तो 1866 ईस्वी में, ठीक है, 1866 से प्रारंभ हुआ। ये पॉइंट भी ध्यान रखें, देवबंद आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ? तो यूपी में स्टार्ट हुआ था, 1866 में स्टार्ट हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पे? तो मालाबार, ठीक है, मालाबार केरला वाले रीजन में हुआ। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब होती है? तो आप देखेंगे 1875 में। कब? 1875 में इसकी स्थापना होती है। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 करके ध्यान रखिएगा। अगला सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, तो तेभागा आंदोलन, मोपला, पवना, ठीक है, बंगाल का नील विद्रोह। ठीक है, अगला फिर जो क्वेश्चन पूछा है तो ऊपर के 3 आपको यहाँ मिल जाएंगे, मोपला, पवना और नील विद्रोह। ये आपको तीनों के तीनों ऊपर से आपको मिल गए यहाँ पे। अभी हमने ऊपर कराया है, तो अभी क्या होता है, इसी तरीके क्वेश्चन जब बनता है, हमने कहा तभी आपको ये चेंज करके मिलेगा। तो इसमें से 2 आपको मिला, पवना और नील विद्रोह। इसी तरीके से PYQ से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट जो आपको PYQ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं, इसी तरीके से क्वेश्चन घूम फिर के बनते हैं। उसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होती है। तेभागा आंदोलन की बात करेंगे 1946 से 47। तेभागा आंदोलन 1946-47। एक मिनट इसको थोड़ा चेक करने दीजिए। चलिए, ठीक दिया हुआ है, 1946-47 सही है। तेभागा आंदोलन 1946-47, मोपला विद्रोह 1921, पावना विद्रोह 1879 और 80 के बीच में, बंगाल विद्रोह की बात करेंगे तो 59-60 में ये चीज़ें हुई। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, तो वो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमें देखने हैं। अब यहाँ से अगला जो चैप्टर का टॉपिक का पॉइंट कह लीजिए हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार लगभग एक प्रश्न बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन कैसे कैसे स्टार्ट होता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, यंग बंगाल के प्रवर्तक थे हेनरी लुई विवियन डेरेजियो। ठीक है, डेरेजियो का नाम याद रखिएगा। डेरेजियो जो है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। 1924 में अगर हम बात करें साथियों, केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था, तो क्या चलाया गया था, वाइकोम सत्याग्रह। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सत्याग्रह, देखिएगा, वाइकोम सत्याग्रह 1924। इस बार जो इसका है 100वीं शताब्दी मनाया गया है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस पर हमने एक आपको मेंस का क्वेश्चन आंसर भी कराया है, वाइकोम सत्याग्रह पर, क्या इसके रिलेवेंस थे, किस तरीके से ये हुआ था वाइकोम सत्याग्रह, और इस बार से इसकी 100वीं शताब्दी वर्ष थी, तो यहाँ से प्रश्न बनना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रावणकोर केरल का 1924 वाइकोम सत्याग्रह, ध्यान दीजिएगा। इस बार PCS और RRM क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेगा आपको। अगला पॉइंट है सुमेलित करना सूची 1 सूची 2 से, तो भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, देव समाज की बात करेंगे तो लाहौर, है ना, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, और उसी के साथ साथ राधा स्वामी सत्संग की बात करेंगे तो आगरा। ये सारे जगह का नाम याद रखिएगा, कौन कौन से ये जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है ये कहाँ कहाँ से चले हैं, इनका नाम हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लीजिएगा, भारत धर्म महामंडल जो है हरिद्वार, है ना, देव समाज की बात करेंगे तो लाहौर, और उसके बाद से अगला पॉइंट है सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, राधा स्वामी सत्संग की बात करेंगे तो आगरा। इतने सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट आइए देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट हम देखेंगे कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जो सत्य की खोज पर था, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो किए थे ज्योतिबा फूले। कौन किया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा ये सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, इसके संस्थापक कौन थे? तो देखेंगे इसके संस्थापक जो है यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ बोस, ये सारे लोग क्या है इसके संस्थापक में आएंगे, हिंदुस्तानी समाजवादी जो है प्रजातंत्र के उसमें। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ज्योतिबा फूले संबंधित थे तो जाति विरोधी आंदोलन से, किसे जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे ज्योतिबा फूले। और महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो MG रनाडे को। इनको MG रनाडे को ध्यान रखिएगा, इनको जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो आर्य समाज ने। आर्य समाज ने क्या किया था? शुद्धि का आंदोलन का समर्थन किया था, एक शुद्धिकरण किया कि जो लोग कन्वर्ट होकर दूसरे में चलेंगे फिर से आए, उनका शुद्धिकरण करके इसमें फिर उनको हिंदू धर्म में शामिल किया जाए, तो ये काम आर्य समाज ने किया था। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? तो राधाकांत देव ने। किसने? राधाकांत देव ने वहाँ पे जो है
रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था बंगाल से। अगला पॉइंट है कि वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, तो राजा राम मोहन राय थे ये। ठीक है, जूरी अधिनियम का इन्होंने क्या किया, पुरजोर विरोध किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगला पॉइंट है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था, तो दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने, बी.आर. अम्बेडकर ने स्थापित किया था साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था। ठीक है, कौन थे मुख्य संचालक प्रार्थना समाज का महाराष्ट्र में, तो एम.जी. रनाडे। इनके द्वारा हालांकि प्रार्थना समाज स्थापित नहीं आता है सामने कहीं, लेकिन इसके संचालक जो थे महाराष्ट्र में एम.जी. रनाडे ही थे। अगला पॉइंट है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह को न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की, तो 14 वर्ष। न्यूनतम उम्र जो है 14 वर्ष निर्धारित की। महाराष्ट्र प्रार्थना समाज स्थापित हुआ तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में स्थापित होता है। ठीक है, केशव चंद्र नेतृत्व के इनके स्थापित होता है, और इसके संचालक जो थे वो एम.जी. रनाडे थे। ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसके मुख्य संचालक थे। यहाँ पर प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में स्थापित होता है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में स्थापित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना था। ठीक है, जो ये 19वीं शताब्दी के आसपास होता है वहाबी आंदोलन, इसका मुख्य केंद्र क्या था, पटना था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई, तो 14 एवं 18। अभी 14 हमने देखा ऊपर लड़कियों की उम्र थी, और 18 कितना लड़कों की उम्र को निर्धारित किया गया। अगला पॉइंट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत के डी.डी. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आता है, तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए इनका नाम, जो डी.के. कर्वे हैं, इनका नाम आता है इन दो कामों के लिए। ठीक है, एक तो विधवा पुनर्विवाह और दूसरा स्त्री शिक्षा के लेके इनका नाम आता है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो देखेंगे शिवदयाल साहब। कौन, शिवदयाल साहब। ये हमने ऊपर जस्ट देखा कि इसके राधा स्वामी सत्संग का जो स्थापना जगह है वो कौन सा था, ऊपर हमने अभी देखा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह तो अभियान चलाने का नेतृत्व किसने किया, तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। वह बंगाली नेता जिसने धार्मिक सामाजिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, तो राधाकांत देव। अभी इन्होंने क्या, तो बंगाल में उस टाइम जो रूढ़िवादियों का नेतृत्व इन्होंने किया था, और इन्होंने क्या किया, सामाजिक सुधार का जो था उसका पुरजोर विरोध किया और रूढ़िवादिता को समर्थन किया। कौन, राधाकांत देव थे। अगला पॉइंट देखेंगे कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये कथन किनका है, तो बाल गंगाधर तिलक का ये कथन था। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में आता है, पूछा जाता है। इंग्लैंड में जो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 1833 ईस्वी में। कब हुई थी, 1833 ईस्वी में। देखेंगे तो इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। क्लियर है यहाँ तक कि आधुनिक भारत में जो शिक्षा और प्रेस का विकास है, ये देखेंगे मॉडर्न इंडिया का जो है आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि किस तरीके से आधुनिक भारत में भारत की शिक्षा आगे बढ़ी, प्रेस का विकास कैसे हुआ, तो 1 बाय 1 करके यहाँ से देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट जो हमारे पास है यहाँ पे उसको देखिएगा। पहला पॉइंट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, तो सर विलियम जोन्स। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है, तो सर विलियम जोन्स। ठीक है, आप एक कीजिएगा कि इसको ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि इसका ईयर क्या है। ठीक है, ईयर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये प्रश्न पूछा हुआ हालांकि है। ठीक है, फिर आगे मैं इसको बताऊँगा आपको। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, तो जो एक कॉलेज अंग्रेज़ों द्वारा फोर्ट विलियम स्थापित की गई, ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। तो जो ब्रिटिश के अधिकारी थे उनको भारत की भाषाओं का शिक्षा देना उद्देश्य था, ताकि वो और काम को और बेहतर तरीके से कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इस कॉलेज की स्थापना भारतीयों के लिए की गई थी, इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ होती है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर होती है, कलकत्ता। ये जगह का नाम भी याद रखिएगा। और उसके साथ साथ इसका उद्देश्य है ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। अगला पॉइंट है साथियों हमारे पास कि वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम जो 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत
सख्त शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, उसके लिए इस तरीके के शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्स्काइन पेरी ने। ठीक है, अर्स्काइन पेरी ने इस शब्द का प्रयोग किया था इसके लिए। अगला पॉइंट है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो कौन थे? फिल्ट्रेशन भारत की शैक्षणिक नीति में जो इसके प्रतिपादक थे, तो मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, आप लॉर्ड मैकाले का जो आता है 1835 में। ठीक है, तो वहाँ से क्या होती है, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की भी शुरुआत होती है और बहुत सारी चीज़ें भारतीय शिक्षा में बदल जाती हैं मैकाले के आते हैं। अगला पॉइंट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, तो विलियम जोन्स। ये प्रश्न फिर से दोबारा रिपीट हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसके लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। किसमें? भारतीय विश्वविद्यालय में जो है धार्मिक शिक्षा को पढ़ाने के लिए मदन मोहन मालवीय। आप जाना है ट्रिपल एम के नाम से इनको जाना भी आता है। ठीक है, ट्रिपल एम, और इनके नाम से कई जगह विश्वविद्यालय भी हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा को लेकर। ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पे जोर दिया गया था विशेष रूप से आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा को लेकर जो इस पे है बात कही गई थी हंटर कमीशन में। सैडलर आयोग संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित था। इस तरह के बहुत सारे आयोग हैं, हालांकि इनका हमने एक आपको शॉर्ट नोट्स जो है, ठीक है, PYQ और टेस्ट सीरीज का शॉर्ट नोट्स बना के हैंड रिटन उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, और उसका नोट्स आप टेलीग्राम से जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। वो आपको प्रीलिम्स के अंतिम दिनों में रिवीजन में काम आएगा। वहाँ सारी चीज़ें आपको क्रोनोलॉजिकली एक जगह मिल जाएंगी। ठीक है, तो भारत में अगला पॉइंट हमारे पास सैडलर आयोग समझ गए, शिक्षा से संबंधित था। काशी विद्यापीठ का संस्थापक, ठीक है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कौन? बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो है ये क्या थे? काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। अगला पॉइंट है साथी हमारे पास कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था, तो कहाँ पर? तो ये मदरसा स्थापित हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, ये अंग्रेजों के द्वारा प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था, कहाँ पे? कलकत्ता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था, तो लंदन के। ठीक है, लंदन के उसको लेके यहाँ पे किया गया था। अगला पॉइंट है हमारे पास साथियों, आगे बढ़ेंगे देखेंगे लंदन। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अगला पॉइंट है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना संबंधित इनसे कौन संबंधित है? तो BG तिलक। ठीक है, BG तिलक इससे संबंधित है। BG तिलक। हिंदी का पहला समाचार पत्र जो उदंड मार्तंड है वो 30 मई 1826 को प्रकाशित होता है। कहाँ से? कोलकाता से। ठीक है, कहाँ से? कोलकाता से। क्लियर है? तो इसे ध्यान रखिएगा कि हिंदी का ये पहला समाचार पत्र अगर आपसे पूछे तो उदंड मार्तंड जो है, याद रखिएगा। इसके साथ जो इसकी डेट है साथियों कि 30 मई 1826, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। कोलकाता से पब्लिश होता है। सर्वप्रथम सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो वेलेज़ली ने। ठीक है, वेलेज़ली ने लागू किया था। क्या? सेंसरशिप लागू किया था। आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इसमें भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत प्रतिपादक फिर वही मैकाले प्रश्न रिपीटेड है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद से हमारे पास एक छोटा सा जो टॉपिक है, ये 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, तो जब कांग्रेस की स्थापना होती है उससे पहले भारत में और अन्य जगह पे कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी उनके बारे में, उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में संगठन किया। किस नाम से इस संगठन को किया? तो आप देखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है लंदन में की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में। ठीक, अगला पॉइंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, तो सांख्य दर्शन में। किसमें विश्वास करते थे? भारत का जो सिक्स दर्शन है, ठीक है, सिक्स दर्शन है, सांख्य दर्शन है, और इसके बाद भी जो अन्य दर्शन है उसमें से कौन से दर्शन से 6 दर्शन में सांख्य दर्शन में क्या करते थे? विश्वास रखते थे। ठीक है, अगर बात करें कि ये सांख्य दर्शन के इसके प्रवर्तक कौन थे सांख्य दर्शन के, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे ये कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि। और अन्य जो बाकी के दर्शन है, 5 दर्शन है, उनके नाम मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। उसमें एक है योग। ठीक है, क्या है? योग है, योग दर्शन। ठीक है, उसके बाद सांख्य आता है, फिर देखेंगे न्याय दर्शन, है ना, न्याय दर्शन आप देखेंगे गौतम, और वैशेषिक। ठीक है, कणाद का, उत्तर मीमांसा, उसके बाद से पूर्व मीमांसा। ठीक है, इतने सारे क्या है?
ये फुल 6 दर्शन है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा सांख्य दर्शन के कौन है, तो कपिल मुनि है। क्लियर है इतना। आगे बढ़ेंगे, फिर से देखिएगा कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में, ठीक है। हमने अभी आपसे ऊपर पूछा था कब हुआ था, तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा जो कब हो रही है, 1784 ईस्वी में की जाती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। तो दिया हुआ है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उप संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो ये जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था। क्या था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन? फिरोज शाह मेहता, ठीक है। फिरोज शाह मेहता जो है 1885 में स्थापित करते हैं क्या कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, और इसके बाद से ये चीज़ें फिर क्या होती हैं, कांग्रेस में मिल जाती हैं। अगला पॉइंट है कि सर सैयद अहमद खान द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था, ठीक है। कि वो इनके अकॉर्डिंग में कौन सा था यहाँ पे, तो देखेंगे इनके साथ मिल के ये थे कौन थे, राजा शिव प्रसाद थे। इसमें मिल के क्या किए थे, इसकी स्थापना में इन्होंने मदद की थी। अगला पॉइंट है सूची है 1 और 2, इसको सुमेलित करना है साथियों। तो क्या करना है, सुमेलित करना है। तो अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन का स्थापना 1927 में, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना 1925 में, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में, और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना 1887 में। कितने में? 1887 में इसकी स्थापना होती है। तो ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स जो 4 ये हैं, ये डेट आपको मैच हैं, आपको एज इट इज़ इसको ऐसे तैयार कर लेना है, ठीक है। तो अखिल भारतीय वाला 1927, फिर 1925 है आपका डिप्रेस्ड क्लास, और बॉम्बे सोशल रिफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो 1903 है ना, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887। उसके बाद से साथ ही हम लोग आ जाएंगे आगे देखेंगे अपने यहाँ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका जनवरी से लेके अगस्त तक का, ठीक है। कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप है, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोस आ गई है, ठीक है। इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एनसीएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है। इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। एक सेशन ये चल रहा है, ठीक है। बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे पीडीएफ के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी, और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए। जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, और सीसेट पे खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।